हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। चलिए अब देखते हैं क्लास 10th का दूसरा लेसन, ठीक ना? हिस्ट्री का दूसरा लेसन, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए शॉर्ट में इसका कुछ रिवीजन करेंगे, उसके बाद देखेंगे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक ना? तो चलिए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले दिया है, एक मिनट। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ठीक ना? तो देखिए इसको क्या है ये। प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 ने, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब कब से स्टार्ट हुआ? 1914 से, ठीक ना? दुनिया भर में एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का निर्माण किया। इस युद्ध के पश्चात उद्योगों में अत्यधिक हानि हुई। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ? उद्योगों में अत्यधिक हानि हुई, जिस कारण लोगों को भोजन की कमी, महामारी आदि का सामना करना पड़ा, ठीक ना? प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? लोगों को भोजन की कमी तथा महामारी इत्यादि का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के दौरान महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह दर्शन के साथ जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, ठीक ना? तो गांधी जी कब आए दक्षिण अफ्रीका से भारत? देखिए 1915 में आए, ठीक ना? जनवरी 1915 में, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, गांधी जी का सत्याग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह, तो क्या है गांधी जी का सत्याग्रह? देखिए, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध करने के तरीकों को सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। इसको तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना? महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध करने के तरीके को सत्याग्रह के रूप में जाना गया, ठीक ना? अब देखिए, उन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का तरीका बताया। गांधी जी ने क्या बताया? अहिंसा के माध्यम से विरोध कैसे किया जाए, ठीक ना? वर्ष 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया तथा अपना सत्याग्रह चलाया। सबसे पहले कहाँ सत्याग्रह चलाया? चंपारण में, ठीक ना? चंपारण में, ठीक ना? 1917 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, ठीक ना? देखिए स्टूडेंट, आगे वर्ष 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन चलाया, ठीक ना? किसान आंदोलन कहाँ चलाया? गुजरात में, ठीक ना? गुजरात के खेड़ा में। ये क्वेश्चन पूछता है। यह आंदोलन किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ठीक ना? जो अंग्रेज कर वसूलते थे उसके विरुद्ध किसानों का यह आंदोलन था, ठीक ना? क्या था? किसान आंदोलन। याद रखिएगा। हाँ, गुजरात के खेड़ा जिले में, वर्ष 1918 में, ठीक ना? किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक ना? इसलिए कर वसूली के विरुद्ध, ठीक ना? कर वसूली के विरुद्ध ये सत्याग्रह चलाया गया था। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद भी रखिएगा, ठीक ना? इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी का जो भी सत्याग्रह है। चलिए अब रोलेक्ट एक्ट से क्वेश्चन बनता है, ठीक ना? देखिए स्टूडेंट, रोलेक्ट एक्ट क्या है? भारतीयों के विरोध के बावजूद वर्ष 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया, ठीक ना? इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था, ठीक ना? गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिससे जगह-जगह जुलूस एवं हड़तालें की गई, ठीक ना? इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, सरकार के दमनकारी कानूनों के विरोध में लोग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। उसी दिन वैसाखी का मेला भी था, ठीक ना? उसी दिन वैसाखी का मेला भी था। कहाँ पे एकत्रित हुए थे लोग? तो देखिए पंजाब के अमृतसर में, ठीक ना? पंजाब के अमृतसर में 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है? अब देखिए उस दिन क्या हुआ। जनरल डायर ने उसी मैदान
कि उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए तथा मुख्य प्रवेश द्वार से ही अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक ना? देखिए कौन आदेश दिया? तो जनरल डायर ने आदेश दिया था, ठीक ना? उसमें सभी रास्ते क्या करवा दिए? मैदान के सभी रास्ते को बंद करवा दिया तथा जो मुख्य उसका प्रवेश द्वार था, वहीं से अपने सिपाहियों को क्या किया? गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, ठीक ना? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका उपाधि वापस कर दिया, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। चलिए अब आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन। देखिए खिलाफत आंदोलन, देखिए स्टूडेंट, खिलाफत आंदोलन क्या है? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार के बाद इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर कठोर संधि लगाई गई। इससे भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से नाराज होकर आंदोलन करने का निर्णय किया, ठीक ना? भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से नाराज होकर आंदोलन करने का निर्णय किया। मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति की स्थापना हुई, ठीक ना? मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर महात्मा गांधी के साथ चर्चा की। गांधी जी ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का एक अवसर कहा। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। देखिए कांग्रेस ने कब? सितंबर 1920 में, ठीक ना? इसमें कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव किया, ठीक ना? इसको आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी के साथ किसने किसने चर्चा किया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ठीक ना? इस मुद्दे पर खिलाफत आंदोलन के मुद्दे पर किससे चर्चा किया? गांधी जी के साथ चर्चा चर्चा की ये लोग। देखिए इसमें दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग खिलाफत आंदोलन को बल मिला, ठीक ना? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? महात्मा गांधी ने किए थे। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए क्या है भारत छोड़ो आंदोलन? देखिए क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने अंग्रेजों में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर बल दिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अपने कार्यकारिणी में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, ठीक ना? अब देखिए यह एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर एवं किसान जैसे हजारों सामान्य लोगों ने भाग लिया था। इस आंदोलन में नेताओं ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा, आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, मंतागिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, असम, रमादेवी, ओडिशा, ये कहाँ से? ओडिशा से आदि प्रमुख थे, ये लोग प्रमुख थे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, ठीक है? इस लेसन में देखिए पहला क्वेश्चन जो बनना है क्या है? देखिए राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन के भाव का उदय किस प्रकार हुआ, ठीक ना? यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ? अथवा ये क्वेश्चन पूछता है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए हेडिंग है राष्ट्रवाद का अर्थ। तो राष्ट्रवाद का अर्थ में ये लिख सकते हैं आप लोग, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है
जो आपस में प्रेम और एकता स्थापित करती है। यह एकता एक समूह के इतिहास और गौरवान्वित परंपरा, भाषा, सामूहिकता के आधार पर प्रेरित होती है। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति 19वीं शताब्दी में ही भारत में दिखाई देने लगी थी, है ना? तो ये तो हो गया राष्ट्रवाद का अर्थ। अब देखिए राष्ट्रवाद उदय के कारण, है ना? राष्ट्रवाद उदय के कारण कौन-कौन से कारण हैं? तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, ठीक ना? देखिए कौन-कौन से कारण हैं? औपनिवेशिक शोषण और आर्थिक नीतियाँ, ठीक ना? भारत में औपनिवेशिक शोषण और आर्थिक नीतियाँ, ये एक कारण है। देखिए क्या है इसमें? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ। कच्चे माल का निर्यात और तैयार वस्तुओं का आयात भारतीय उद्योगों के पतन का कारण बना, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। इन नीतियों ने भारतीयों में असंतोष और राष्ट्रवादी भावना को प्रबल किया। अगला देखिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, है ना? प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव इसमें क्या है देखिए, युद्ध के दौरान रक्षा खर्च में वृद्धि हुई जिससे करों में बढ़ोतरी और महंगाई बढ़ी। जबरन सैन्य भर्ती और खाद्य संकट ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। अगला देखिए रॉलेट एक्ट और दमनकारी नीतियां। देखिए इसमें क्या है, वर्ष 1919 में पारित रॉलेट एक्ट ने बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति दी, जिससे नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ। इस अन्यायपूर्ण कानून के विरोध में व्यापक आंदोलन हुआ जो राष्ट्रवाद के प्रसार में सहायक बना, ठीक ना? इसके कारण भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद के प्रसार में सहायता मिली, ठीक ना? भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ या राष्ट्रवाद बढ़ा। अगला देखिए सांस्कृतिक और पुनर्जागरण और साहित्य। इसमें क्या है देखिए, भारतीय साहित्य लोक कथाओं, गीतों और चित्रों के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा मिला। भारत माता की छवि और इतिहास की पुनर्व्याख्या ने लोगों में एकता और गर्व की भावना जागृत की। अगला देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व और सत्याग्रह, ठीक ना? इसमें देखिए एक मिनट, महात्मा गांधी के नेतृत्व और सत्याग्रह। देखिए गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह के माध्यम से जन आंदोलन का आयोजन हुआ, जिसने विभिन्न वर्गों को एकजुट किया और राष्ट्रवाद को मजबूत किया। अगला देखिए खिलाफत आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें क्या है, खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया, जिससे असहयोग आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला और राष्ट्रवाद भावना का विस्तार हुआ, ठीक ना? देखिए ये इसका आंसर यहाँ तक हो गया, ठीक ना? देखिए अतः उपरोक्त सभी कारकों ने मिलकर भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण, ठीक ना? राष्ट्रवाद क्या है, या क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ये सब आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, ठीक ना? महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है, या सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ठीक ना? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, अथवा ये भी पूछता है सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक ना? तो देखिए देखिए इसका आंसर, सत्याग्रह से तात्पर्य। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे।
भारत में लौटने से पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक तरह से नए आंदोलन के माध्यम से वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक सामना किया। इस पद्धति को ही सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता था। ये सत्याग्रह का अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने हेतु आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक ना? तो ये तो था सत्याग्रह से तात्पर्य। देखिए गांधी जी के विचार। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचार क्या है, देख लीजिए। महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का एक कारगर तरीका बताया। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में अपना सत्याग्रह चलाया। इस अभियान में गांधी जी पूरी तरह से सफल रहे। वर्ष 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन चलाया। किसान आंदोलन कहाँ चलाया? खेड़ा जिले में, ठीक ना? गुजरात के खेड़ा जिले में। यह किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन एक दार्शनिक विचारधारा का परिचायक माना जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। ठीक ना? या महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के बारे में विस्तार पूर्ण लिखिए। अथवा ये क्वेश्चन पूछता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। ठीक ना? देखिए स्टूडेंट, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन देखिए कौन कौन से हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है, देखिए स्टूडेंट, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता में विश्वास था। परंतु वर्ष 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश किया। इन घटनाओं में वर्ष 1919 में दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं प्रमुख थीं। तो ये हो गया असहयोग आंदोलन। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, सविनय अवज्ञा का अर्थ है विनम्रता पूर्वक आज्ञा या कानून की अवहेलना करना है। सविनय अवज्ञा गांधी जी के आंदोलन की विशेषता रही है। इसके अंतर्गत विनम्र तथा अहिंसक होकर सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया गया। उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। ठीक ना? देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक ना? 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया। ठीक ना? कितने समर्थकों के साथ? तो 78 समर्थकों के साथ। 6 अप्रैल को गांधी जी नमक बनाकर कानून तोड़े। ठीक ना? चलिए अगला देखते हैं कौन सा आंदोलन है।
भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए क्या है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। बम्बई को अब मुंबई कहते हैं, ठीक ना। इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया। तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। अब देखिए, तथा ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। 8 अगस्त को रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भी तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। यह आंदोलन एक प्रकार से नेतृत्व विहीन, अराजक एवं हिंसक हो गया। आंदोलन के समय अनेक स्थानों जैसे बलिया, सतारा एवं तामलुक आदि स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर समानांतर सरकारें भी स्थापित की गई। सरकार ने बल प्रयोग कर आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि आंदोलन का दमन कर दिया गया, किंतु इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य। देखिए, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और उसके विषय में सुझाव देना था। ब्रिटिश सरकार ने यह आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत की शासन प्रणाली के कामकाज की जांच के लिए गठित किया था। इसका कार्य यह देखना था कि वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्थाएं कितनी सफल रही हैं और आगे किस प्रकार से सुधार किए जाने चाहिए। इसे वैधानिक आयोग भी कहा जाता है। यह सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित 7 सदस्यीय आयोग था। तो ये हो गया आपका साइमन कमीशन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लीजिए, चार्ट में देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी के दिन घटित हुआ। इसको आप लोग याद रखिएगा, कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। कौन आदेश दिया था? तो देखिए, जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे और शांतिपूर्ण लोगों की सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गई। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे विभत्स घटनाओं में से एक है, जिसने ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति जन आक्रोश भड़काया था। इस घटना की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया, ठीक ना। इस घटना की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, भारत आने के बाद गांधी जी ने किन 3 संस्थाओं पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? देखिए कहाँ-कहाँ गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। पहला है बिहार के चंपारण जिले में किसानों के पक्ष में संघर्ष किए। दूसरा है गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की सहायता के लिए। तीसरा देखिए अहमदाबाद में सूती कारखानों में मजदूरों को प्रेरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब और क्यों चलाया, इसके मुख्य कारण बताइए। ठीक ना, तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। ये सब हम लोग ऊपर देख चुके हैं, असहयोग आंदोलन, ठीक ना। अगला है देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया, इसके क्या कारण थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने ही चलाया था, इसके कारण भी हम लोग ऊपर वीडियो में देखे हैं। अगला है देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो ये भी हम लोग ऊपर वीडियो में सब देख चुके हैं।
एक क्वेश्चन और है, देखिए। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, इसकी दो शर्तें लिखिए। देखिए ये क्या है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए, इसकी दो शर्तें थी। दलित वर्ग को प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिले, तथा दूसरा देखिए, मतदान सामान्य निर्वाचित क्षेत्रों में ही हो। ठीक है, ये है पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। आंदोलनकारियों के चार कार्य लिखिए। तो ये देखिए आंदोलनकारियों के चार कार्य यहाँ पे है। भारतीय लोगों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना। भारतीय जनता को स्वाधीनता के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली संगठन बनाना। तीसरा, शासन संबंधी जनमत सुधारों की मांग रखने के लिए सभी को संगठित करना। चौथा देखिए, पूर्ण स्वराज प्राप्ति तक आंदोलनों को गति प्रदान करना एवं एकजुट होकर संघर्ष करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज किसने लिखा था? गांधी जी ने। देखिए, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था? देखिए, गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा पूरा। तब तक के लिए धन्यवाद।